जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में। इससे पहले हमने अशोक के परिचय के बारे में जाना, अशोक के राज्याभिषेक के बारे में जाना, अशोक का धर्म क्या है, अशोक का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, और साथ ही साथ मैंने आपको अशोक के युद्धों के बारे में बताया और उसमें हमने कलिंग के युद्ध के बारे में पढ़ा था। अब हमारा एक टॉपिक बचता है, वो कौन सा है? वो है अशोक के अभिलेख। देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं ये आपको थोड़ा जटिल लग सकते हैं क्योंकि भैया ये थोड़ा टफ है, तो इन्हें बहुत फोकस के साथ पढ़ना है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। जो अभिलेख है ना, तो अभिलेख थे क्या? तो राजा का अपनी जनता से बात करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है? वो अभिलेख कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे अभी आपसे कोई बात कहनी है, यानी अपनी बात मुझे आप तक पहुंचानी है, तब मेरा माध्यम क्या हो सकता है? मेरा माध्यम यूट्यूब हो सकता है। यूट्यूब के द्वारा, यानी जो हमारा चैनल है, इस चैनल के द्वारा मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर हैं। उन मेंबरों ने मिलकर क्या किया? एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अब मान लीजिए आपको अपनी बात उन सभी तक पहुंचानी है, तब आप क्या करोगे? उस जो ग्रुप है आपका बना हुआ, उस ग्रुप में एक मैसेज कर देते हो और मैसेज के थ्रू क्या होता है? जितने भी और आपके परिवार के लोग हैं उन तक क्या है? आपकी बात पहुंच जाती है। तो ऐसे ही जो प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे, तो राजा अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेते थे भैया? अभिलेख का सहारा लेते थे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। अभिलेख क्या है? तो राजा का अपनी जनता को संबोधित करने का लिखित माध्यम हुआ करता था। अच्छा, अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? राजा का अपनी जनता से सीधा संवाद असंभव था, अतः अपनी योजना, विचार तथा अपने संदेश राजा पत्थरों पर लिखवाते थे। देखिए, था क्या? जो अशोक है, तो आपने देखा कि अशोक का जो साम्राज्य है वो बहुत ही ज्यादा विशाल था। मैंने आपको बताया कि अशोक का जो साम्राज्य है वो आज का आपका इंडिया हो गया, यानी भारत हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, ईरान का कुछ क्षेत्र आ गया, आपका नेपाल का कुछ क्षेत्र है। यहां तक क्या है भैया? अशोक का साम्राज्य हुआ करता था। अब आप खुद समझिए, उसे अपनी कोई बात जनता को बतानी है तो ऐसा तो है नहीं एक एक के घर जाएगा या फिर सैनिकों को भेजेगा किसी के घर कि भैया ऐसा है, मैंने ये नियम बनाया है, आपको फॉलो करना है, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। ये क्या है? उसके लिए असंभव है। तो अपनी कोई योजना हुई, उसकी कोई विचार हुआ या कोई संदेश हुआ, उसे वो क्या करते थे? पत्थरों पर लिखवा देते थे और इन्हीं पत्थरों को क्या बोला गया? अभिलेख बोला गया है। ठीक है, अभिलेख बोला गया है। अब इस अभिलेख को ये कहां पर लगवाते थे? लगवाते कहां थे? तो जाहिर सी बात है कि जहां पर जनता ज्यादा एकत्रित होती होगी, एकत्रित होने का मतलब है इकट्ठा होती होगी, वहीं पर इस भैया अभिलेख को लगवा दिया जाता होगा और जनता क्या है? इस अभिलेख को पढ़ती होगी और उसे पता लग जाता होगा, हाँ राजा ने भैया ये हमें आदेश दिया है या फिर ये हमें संदेश दिया है। अब जनता कहां पर ज्यादा एकत्रित होगी? जैसे आपके बाजार हो गए, है ना, आपके बाजार हो गए, आपके चौराहे हो गए, जैसे बाजार हो गया, आपका चौराहा हो गया, तो ऐसी जगह पे क्या है? अभिलेखों को लगवाया जाता था। ठीक है, अभिलेखों को लगवाया जाता था। तो आप समझ चुके होंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? क्योंकि भैया जनता का राजा से, ठीक है, जनता का राजा से क्या रहे? जुड़ाव रहे, यानी राजा अपनी बात जनता तक पहुंचा सके, इसीलिए क्या है? अभिलेख लिखवाए जाते थे। अब देखिए, आपसे पूछता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, तो ये कितने प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, यानी अशोक के कितने प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखना भैया, 3 प्रकार के अभिलेख हमें, अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपके शिलालेख, दूसरे हैं आपके स्तंभ लेख, ठीक है, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, और तीसरे आपके क्या है? गुहालेख। देखिए, शिलालेख क्या होते थे? जैसे जो पत्थर होता है ना, पत्थर, तो ऐसे कोई ऐसे चौड़ा सा ना चौकोर टाइप का पत्थर है, ठीक है, सिल है। शिला माने क्या होता है? पत्थर होता है। जैसे गांव में आपने देखा होगा तो मसाले पीसने के लिए भैया क्या होता है? सिलबट्टा होता है। ठीक है, आजकल तो भैया मिक्सी आ गई है, लोग मिक्सी से मसाले पीस रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था? सभी घरों में भैया सिलबट्टा पाया जाता था। ठीक है, गांव में अब भी चलता है सिलबट्टा, अब भी चलता है। तो इसी प्रकार के क्या होते थे? पत्थर होते थे, और उन पत्थरों पर राजा क्या करता था? अपने भैया संदेश को लिखवा दिया करता था, अपने विचारों को लिखवा दिया करता था, अपनी योजनाओं को लिखवा दिया करता था। और इन्हें ही क्या बोला गया है? इन्हें ही शिलालेख बोला गया है।
स्तंभ लेख क्या होते थे? तो देखिए, ये आप जैसे घर बनता है ना, तो घर में आपने देखा होगा भैया पिलर डालते हैं, हमें ना कॉलम डालते हैं, तो कॉलम टाइप का ऐसा भैया क्या होता था, सिल का एक लंबा सा टुकड़ा होता था, जैसे आपने देखे होंगे बिजली के खंभे टाइप के नहीं होते हैं, तो ऐसे ही भैया हुआ करते थे। क्या? पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे, जो कैसे थे, लंबे लंबे थे, और उन पर क्या करता था राजा, अपने संदेशों को लिखवाता था, और इसे ही क्या बोला गया है, स्तंभ लेख बोला गया है। जैसे ये मार्कर है, इसे मान लीजिए क्या है, ये कोई स्तंभ है, अब राजा ने अपने आदेशों को इस पर लिखवाया, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्तंभ लेख बोला जाएगा। और इसकी खासियत क्या थी, जो राजा था ना, राजा इस स्तंभ के चारों ओर लिखवाता था, ऐसे करके ना चारों ओर लिखवाता था राजा, और बीच में ऐसे लगा दिया किसी चौराहे पे। अब जनता इधर से आ रही, उधर से आ रही, उधर से या उधर से आ रही है, वो भैया क्या है, इसे पढ़ रही है, यानी राजा क्या करता था, इस पे चारों तरफ से ऐसे ऐसे अपने संदेशों को लिखवा दिया करता था। गुहा लेख क्या होते हैं? तो जो गुफाओं की दीवारें होती थी, तो दीवारों पर राजा अपने संदेशों को लिखवाता था, और उन्हें ही क्या बोला गया है, गुहा लेख बोला गया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, जो शिलालेख है, तो शिलालेखों को इतिहासकारों ने दो वर्गों में बांटा है, यानी अशोक के जो हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन्हें इतिहासकारों ने दो वर्गों में बांटा है। एक को क्या बोला गया है, बृहद शिलालेख, और दूसरे को क्या बोला गया, लघु शिलालेख। ऐसे ही जो स्तंभ लेख है, इन्हें भी दो भागों में बांटा है, बृहद स्तंभ लेख, और दूसरे आपके कौन से हैं, लघु स्तंभ लेख। अब देखिए, बृहद जो शिलालेख है ना, वो देखिए कौन से हैं। जैसे एक पत्थर आपका ये हो गया सिल का पत्थर, और एक पत्थर ये हो गया आपका बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा है। अब आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रही है कि ये जो बड़ा सा पत्थर है, तो इस पे लिखा हुआ जो लेख है उसे क्या बोला जाएगा, बृहद शिलालेख, और ये छोटा है, लघु माने छोटा होता है, इस पे लिखी हुई कोई बात है उसको क्या बोला जाएगा, लघु शिलालेख। तो आप सरासर गलत हो भैया, ठीक है। पत्थरों का जो आकार है ना, इस पे मत जाइए, इस पर जो लिखा हुआ है, यानी इस पर जो नियम लिखे हुए हैं, इस पर जो आदेश लिखे हुए हैं, हम उनको देखते हैं। मान लीजिए देखने में तो बड़ा है, लेकिन इस पर क्या है, ऐसे ऐसे राजा ने 5 चीजें लिखवा दी, जबकि इस पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इस पे क्या है, 14 आदेश लिखवा दिए। तो ये भैया क्या माना जाएगा, ये बृहद शिलालेख माना जाएगा। और इस पर कम लिखा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, ये लघु शिलालेख माना जाएगा। यानी उसके नियम के आधार पर इतिहासकारों ने इसे दो वर्गों में डिवाइड किया है। और सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि जो आपके बृहद शिलालेख है ना, तो जितने भी आपके बृहद शिलालेख हैं, उन सभी पर हमें क्या है, 14 नियम देखने को मिलते हैं, ठीक है, 14 नियम देखने को मिलते हैं। 1-2 अपवाद भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जबकि जो लघु शिलालेख हैं, तो ये जो शिलालेख है, इन पे किसी पे 2 नियम है, किसी पे 4 नियम है, किसी पे 5 नियम है। अब देखिए, ये जो 14 है ना, 14 लाइनें हैं, तो ऐसे भैया हमें कितने मिले हैं, ऐसे बृहद शिलालेख कितने मिले हैं, वो आपसे संख्या पूछता है, तो याद रखना भैया 14 मिले हैं। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब जो बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है ना, 14, तो ये समान है। समान का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो आपके यहां शादी के कार्ड बनते हैं, इनविटेशन कार्ड बनते हैं, तो आपने 100 इनविटेशन कार्ड बनवा लिए मान लीजिए, तो वो 100 सेम ही तो होंगे। तो ऐसे ही ये जो है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहली लाइन लिखी है एक पे, भाई दूसरे पे लिखी होगी, भाई तीसरे पे लिखी होगी, जो तीसरी लाइन पहले पे लिखी है, भाई दूसरे पे लिखी होगी, भाई तीसरे पे लिखी होगी। तो ऐसे ही इनमें है कि ये है, तो संख्या में कितने हैं, संख्या में तो 14 हैं, ऐसे करके 14 हैं, लेकिन इन पे लाइनें कितनी लिखी हुई हैं भैया, 14 ही लाइनें लिखी हुई हैं इन पे, ठीक है। और कितने स्थानों पे पाए गए, तो 8 स्थानों पर ये पाए गए हैं। अब देखिए, जो आपके लघु शिलालेख हैं, तो किसी पे हमें देखने को मिला 2 लाइनें हैं, किसी पे 3 हैं, किसी पे 4 हैं, यानी किसी पे 2 नियम है, किसी पे 3 है, किसी पे 4 है, किसी पे 5 है, किसी पे 6 है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप इनको देखोगे तो इनकी संख्या कितनी है, 18 है। और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मान लीजिए राजा को कोई ऐसा नियम बनाना है जो क्या है, पूरे साम्राज्य पर लागू होगा, जहां जहां तक उसकी पहुंच है, उसका साम्राज्य है, पूरे पे लागू होगा, तो वो भैया उस नियम को कहां लिखवाएगा, वो बृहद शिलालेख में लिखवाएगा, ठीक है, बृहद शिलालेख में लिखवाएगा। जबकि उसे किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई नियम बनाना है, तब वो उस आदेश को कहां लिखवाएगा, तब वो उस आदेश को लघु शिलालेख में लिखवाएगा। जैसे अशोक है, अब मान लीजिए अशोक को कोई ऐसा नियम बनाना है, उसने बोला कि अब तक हमारे यहां सेना में 14 साल का जो बच्चा है उसकी भर्ती होती थी, लेकिन आज से हम एक नया नियम बना रहे हैं कि हमारी जो सेना उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे की भैया भर्ती नहीं होगी। तो इस नियम को वो कहेगा पूरे राज्य में लागू कर दिया जाए, तो ये नियम कहां पर लिखा जाएगा, उसके बृहद शिलालेख में लिखा जाएगा। जबकि आपने देखा, जो अशोक था, तो अशोक लुम्बिनी गया था, और लुम्बिनी जाने के बाद उसने क्या किया, वहां पर करों की दरों को, कुछ करों
को समाप्त कर दिया था, और कुछ कर ऐसे थे जिनकी दरों को क्या है, परिवर्तित किया यानी कम किया। तो वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए कर रहा है, ऐसा तो है नहीं पूरे राज्य में कम कर दिया, किसी क्षेत्र विशेष के लिए कर रहा है ना। तो क्षेत्र विशेष में जो काम किया जाएगा वो कहां लिखा जाएगा, वो आपका लघु शिलालेख में लिखा जाएगा। अब भी नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए जैसे मोदी गवर्नमेंट है। अब मोदी गवर्नमेंट की एक योजना चलती है आयुष्मान योजना, है ना। आयुष्मान योजना के अंतर्गत क्या होता है, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाता है ना, निःशुल्क इलाज दिया जाता है 5 लाख तक का। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे हरियाणा में देखें, चाहे दिल्ली में देखें, सभी में भैया क्या है, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ही मुफ्त इलाज दिया जाता होगा। लेकिन अगर योगी जी हैं, अब योगी जी ने अपनी कोई योजना चलाई तो वो तो भैया ओनली राज्य के लिए है ना, किसी राज्य के लिए ही तो है। अब योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगी। तो अगर योगी जी वाली योजना है वो कहां लिखी जाएगी, लघु शिलालेख में, क्योंकि किसी राज्य विशेष के लिए है। लेकिन जो मोदी जी वाली योजना है वो तो भैया पूरे क्या पूरे देश में लागू हो रही है ना, तो वो कहां लिखी जाएगी, वो बृहद शिलालेख में लिखी जाएगी। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे। अब आपसे जो एग्जामिनर है क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन बस इतना सा पूछेगा कि बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से। अब 8 स्थानों से कहते हैं, हो सकता है भैया कोई स्थान ऐसा हो जहां पर 1 2 3 तक हमें क्या है, बृहद शिलालेख देखने को मिलते हो। जैसे आपका क्या हो गया, बनारस हो गया, बड़ा शहर है, अब यहां पर उसने 2 लगवा दिए हो बृहद शिलालेख, है ना, कहीं पर 3 लगवा दिए हो, कहीं पर 1 लगवाया हो। तो स्थान ऐसे 8 हैं, संख्या पूछे वो 14 हो जाएगी। लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है, 18। स्थान पूछे तो वो भी कितने हैं, 18 हैं आपके। बृहद स्तंभ लेख, इनकी भी कहानी सेम है, बृहद और लघु का कहानी सेम है, ठीक है। जो पूरे राज्य पर लागू होगा वो बृहद होगा, जो किसी क्षेत्र विशेष पर लागू होगा वो लघु होगा। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आपकी 7 हो जाएगी। अब कितनी जगह से प्राप्त हुए, 6 जगह से। लघु स्तंभ लेख की जगह आपसे पूछेगा तो वो कितनी जगहों से प्राप्त हुए, 5 जगहों से। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा, जिसका मैं रिवीजन दोबारा आपको करवा देता हूं कि बृहद शिलालेखों की संख्या क्या है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से। अशोक के लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है, 18 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 18 स्थानों से। अशोक के बृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी जगह से प्राप्त हुए हैं, 6 जगह से। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब बात कर ले गुहा लेख, ठीक है। तो देखिए गुफा की दीवारों पर लिखा लेख, यानी गुफा की दीवारों पर राजा क्या करता था, अपने आदेशों को लिखवा देता था, उसे ही क्या बोला जाता है, तो गुहा लेख बोला जाता है। आपको पता होगा जो अशोक है, तो अशोक ने 4 गुफाएं, ठीक है, 4 गुफाएं बनवाई थी। 4 गुफाएं बनवाई थी, कहां पर बनवाई थी, तो बराबर की पहाड़ी पर, ठीक है, बराबर की पहाड़ी पर बनवाई थी। बराबर की पहाड़ी कहां पड़ती है आपकी, तो ये आपकी पड़ती है, बराबर की पहाड़ी कहां पड़ती है भैया, तो ये आपकी पड़ती है भैया बिहार में, गया है ना, गया के पास में पड़ती है बराबर की पहाड़ियां। और किसके लिए बनवाई, इसने किसके लिए बनवाई, किसको दान दी थी, तो मैंने बोला था आजीवक समुदाय के लिए, है ना, आजीवक समुदाय के लिए बनवाई थी। और इन्हीं गुफाओं पर इसने क्या किया, अपने संदेशों को लिखवाया। अब ये 4 तो इसने बनवाई, लेकिन इसके जो गुहा लेख है वो हमें 5 जगहों से प्राप्त हुए। तो याद रखना, अगर आपसे जगह पूछे कि कितनी जगह से प्राप्त हुए भैया गुहा लेख, तो याद रखना भैया 5 जगहों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो 4 गुफाएं इसने बनवाई थी ना आजीवकों के लिए, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देते हैं, जैसे आप IAS PCS लेवल का एग्जाम देते हैं, तब वो आपसे इनके नाम पूछ लेता है। अगर आप SSC हो गए या 12th लेवल से कोई एग्जाम दे रहे हैं तब नहीं पूछता है। तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं भैया, थोड़ा सा याद रखना इन्हें, ठीक है। तो एक आपकी कौन सी है, विश्व झोपड़ी, जो 4 गुफाएं बनवाई थी बराबर की पहाड़ी पर, आजीवकों को दान दिया था, तो उनके नाम क्या है, एक है आपकी विश्व झोपड़ी हो गई, ठीक है, विश्व झोपड़ी है आपकी। और कौन सी है, सुदामा, ठीक है, विश्व झोपड़ी एक, सुदामा कौन सी हो गई आपकी, दूसरे नंबर की हो गई। तीसरी कौन सी है आपकी, लोमस ऋषि, ठीक है, कौन सी है आपकी, लोमस ऋषि, ठीक है, लोमस ऋषि हो गई आपकी, लोमस ऋषि, ठीक है। और चौथी आपकी कौन सी है, कर्ण, ठीक है, चौथी आपकी कौन सी है, कर्ण चौपर, ठीक है, कर्ण चौपर। तो नाम याद रखना कौन कौन सी है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा है, लोमस ऋषि है, और कौन सी है आपकी, कर्ण चौपर है। अब आइए देख लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा एवं लिपि क्या है। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें एक भाषा में प्राप्त हुए, यानी उनकी भाषा तो एक है लेकिन लिपियां 4 हैं, ठीक है। अगर वो आपसे लिपि पूछ ले कितनी लिपियों में प्राप्त हुए, 4 लिपियों में, जबकि भाषा कितनी है भैया, तो भाषा एक है। कौन सी भाषा है आपकी, तो पाली भाषा में प्राप्त हुए हैं। अगर वो आपसे पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो वो आपकी पाली है, ठीक है, पाली हो जाएगी। कितनी लिपियों में प्राप्त हुए हैं, 4 लिपियों में। कौन कौन सी आपकी, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है,
अरामाइक लिपि है, ग्रीक लिपि है, और इसी को क्या बोला जाता है, यूनानी लिपि भी बोला जाता है। अब देखिए यहीं पर आकर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो अगर आपसे पूछ लेगा सहबाजगढ़ी अभिलेख कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, ठीक है, मानसेरा अभिलेख कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, शरेकुना अभिलेख कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, गुर्जरा अभिलेख कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं यहां पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको बस 3 अभिलेख, ठीक है, 3 अभिलेखों की लिपि को देखना है, बकाया जो भी आपके जितने भी अभिलेख हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले याद रखना, ये जो ब्राह्मी लिपि है, पूछता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा, ये आपकी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, जबकि आपकी जो खरोष्टी है ये आपकी राइट से क्या है भैया, लेफ्ट लिखी जाएगी। ये पूछता नहीं है, फिर भी अगर बड़ा एग्जाम आप दोगे तब पूछता है, ठीक है। और अरामाइक और ग्रीक है, ये दोनों भी भैया कैसे लिखी जाएंगी, तो ये दोनों भी आपकी ब्राह्मी की तरह राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है, राइट से वो सॉरी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, ठीक है। तो याद रखना ब्राह्मी आपकी कैसी लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट, ऐसी आपकी अरामाइक, ऐसी आपकी ग्रीक। लेकिन खरोष्टी है वो भैया कैसे है, राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट है। अब इसके जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है, अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो भैया कौन सी लिपि में प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक अभिलेख, तो वो आपके ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख हमें किसमें प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि में इसके हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने भैया, 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो आपके कौन कौन से, आइए उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक है आपका सहबाजगढ़ी, ठीक है, एक कौन सा है आपका, सहबाजगढ़ी अभिलेख है, सहबाजगढ़ी हो गया आपका। और दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा है आपका मानसेरा, ठीक है, मानसेरा अभिलेख, मानसेरा अभिलेख। अगर वो आपसे पूछे सहबाजगढ़ी अभिलेख की लिपि क्या है, खरोष्टी है, मानसेरा अभिलेख की लिपि क्या है, खरोष्टी है, ठीक है। और ये दोनों भैया कहां पढ़ते हैं, तो ये दोनों हमारे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में पढ़ते हैं। आज का जो पाकिस्तान है वहां पढ़ते हैं। जिला आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, जिला आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो सहबाजगढ़ी भैया कहां पड़ता है आपका, हजारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मानसेरा आपका कहां पड़ता है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब जो अरामाइक है ना, अरामाइक और ग्रीक, इसमें हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ। एक ऐसा अभिलेख है जिस पर भैया दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया, यानी उस पर अरामाइक लिपि भी लिखी हुई है और साथ ही साथ क्या है, ग्रीक लिपि भी लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका अभिलेख है, ठीक है, अभिलेख है ये, ठीक है। अब इस पे क्या है, इस पे भैया उन्होंने अरामाइक भी लिख दिया इसी पे, और साथ ही साथ इस पे ग्रीक भी लिख दिया। तो ऐसा एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंधार अभिलेख, ठीक है, कंधार अभिलेख। क्या नाम है भैया, कंधार अभिलेख है। और कंधार अभिलेख की भैया लिपि क्या है, तो अरामाइक प्लस ग्रीक है, ठीक है, अरामाइक प्लस क्या हो जाएगी, ग्रीक हो जाएगी आपकी। अब कंधार अभिलेख को ही क्या बोला जाता है, तो इसी का दूसरा नाम देखने को मिलता है सरेकुना अभिलेख, ठीक है, सरेकुना अभिलेख। वो आपसे पूछता है सरेकुना अभिलेख, अभिलेख के नाम से कौन से अभिलेख को जाना जाता है, तो कंधार अभिलेख को जाना जाता है। अब इसकी जो लिपि है वो कैसी है, दो दो लिपियां देखने को मिलती हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द्विलिपि, है ना, द्विलिपि अभिलेख, या फिर क्या बोल सकते हैं, द्विभाषी अभिलेख, ठीक है, द्विभाषी अभिलेख, द्विभाषी अभिलेख, ठीक है। तो ये इतना सारा इसके बारे में जानना है आपको। अगर वो आपसे पूछे द्विलिपि अभिलेख किसको बोला जाता है, कंधार अभिलेख को बोला जाता है। द्विभाषी अभिलेख किसे बोला जाता है, कंधार अभिलेख को बोला जाता है। सरेकुना नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है, कंधार अभिलेख को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए लिपि क्या है, जैसे आपने देखा होगा भैया हिंदी है, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। ऐसी पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। जो लिपि है ना, लिपि से ही क्या होता है, भाषा का जन्म होता है। तो ऐसे ये है भैया जो पाली है ना, पाली भाषा, तो पाली भाषा की क्या है, लिपियां हैं, यानी लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, लिपि बोला जाता है। तो अब देखिए आप ये याद रखना, सहबाजगढ़ी याद रखो, मनसेरा याद रखो, और क्या रखो, कंधार अभिलेख याद रखो, इनकी लिपियों को याद रखो। बकाया जितने भी अभिलेख हैं आपके, ठीक है, जितने भी अभिलेख हैं उन सभी की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। चाहे आपका गुर्जरा है, नेट्टूर है, मास्की है, उद्गोलन अभिलेख है, इन सभी की भाषा क्या हो जाएगी भैया, ब्राह्मी हो जाएगी। तो बस 3 को याद रखो, बकाया जो भी मिले उसे बस ब्राह्मी लिपि में मारते जाओ, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अशोक ने जो अभिलेख है, इन अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित
करने का जो तरीका है, इसकी प्रेरणा कहां से ली, यानी इसने ये चीज सीखी कहां से, तो इसने भैया यूनान से सीखी ये चीज, ठीक है, यूनान वासियों से सीखी। यूनान के जो राजा थे वो अपनी जनता को संबोधित करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो भैया अभिलेखों का प्रयोग करते थे। और वहीं से इस कॉन्सेप्ट को क्या है, अशोक ने ले लिया, क्योंकि अशोक की जो दादा है ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की ससुराल है, ठीक है, यूनान ससुराल है। मैंने आपको बताया था किससे विवाह हुआ था उनका, कार्नेलिया से विवाह हुआ था ना, कार्नेलिया। तो प्रेरणा कहां से ले रहा है, ये यूनान से ले रहा है। अगर आपसे कॉलर पकड़ के पूछ ले, कॉलर पकड़ के पूछने का मतलब क्या है, बोले कौन से राजा से ली, उस राजा का नाम बताओ, तो आप याद रखना भैया क्या नाम है, डेरियस, ठीक है, क्या नाम है, डेरियस प्रथम, ठीक है, डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम से इसने क्या है भैया, अभिलेख लिखने की प्रेरणा ली। और इंडिया में यानी भारत में ही इसे क्या बोला जाता है, इसे दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कहां पर भैया, भारत में। अगर राजा पूछेगा यूनान के कौन से राजा से इसने प्रेरणा ली, तो वो डेरियस हो जाएगा आपका। और डेरियस को ही इंडिया में क्या बोला जाता है, दारा प्रथम बोला जाता है, ठीक है, दारा प्रथम। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पहचाना किसने, यानी कौन से राजा ने पहचाना, तो याद रखना भैया तुगलक वंश का राजा था, क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं, इसके अभिलेखों की क्या है, महत्व को समझा। और महत्व को समझने के बाद इसके दो जो अभिलेख हैं, दो अभिलेख हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका टोपरा, और टोपरा कहां आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, टोपरा हरियाणा में था। और एक आपका कहां है, मेरठ, ये मेरठ में पड़ता है। मेरठ कहां है आपका, उत्तर प्रदेश में है। ये दो अभिलेख थे, इन दोनों को क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने भैया दिल्ली मंगवा लिया, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है, क्या बोला जाता है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। और इसको आज क्या बोला जाता है, दिल्ली मेरठ अभिलेख, ठीक है, दिल्ली मेरठ अभिलेख बोला जाता है। पहले ये कहां पर था, तो पहले ये भैया मेरठ में था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने कहां मंगा लिया, दिल्ली। एग्जामिनर घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि मेरठ स्तंभ लेख को कौन से राजा ने दिल्ली मंगवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया, ठीक है। टोपरा अभिलेख को कौन से राजा ने दिल्ली मंगवाया, फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया। लेकिन ये इसके महत्व को तो जानता था, लेकिन भैया इसे ये डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि अब क्या है, इसके समय में भैया फारसी बोली जाती थी, इनकी भाषा क्या थी, फारसी थी। तो ये भैया पाली भाषा को थोड़ी ना जानते थे। अब पाली को अगर भी जान भी लें थोड़ा बहुत, तो इनकी जो लिपि है ना, इनकी देखिए 4 लिपियां हैं, तो इनकी जो लिपि है उसको डिकोड करना इसके लिए संभव नहीं था। तो आगे आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल में भी इस पे क्या होगी, रिसर्च होगी। तो आधुनिक काल में सबसे पहले टीफेंथेलर, ठीक है, टीफेंथेलर जो हैं, तो इन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को, अगर आप बड़ी परीक्षा देते हैं तब इनका नाम भी पूछ लेता है आपसे कि कौन से वाले को, ठीक है, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को डिकोड करने की कोशिश की, यानी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या रहे, ये असफल हो जाते हैं, ठीक है, असफल हो जाते हैं, यानी इसे पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसकी जो लिपि है वो कैसी है, वो अपठनीय है, अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद कौन आते हैं, जेम्स प्रिंसिप आते हैं, और जेम्स प्रिंसिप भैया पढ़ने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, यानी ये इसे क्या कर देते हैं, डिकोड कर देते हैं, और ये बताते हैं कि इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कभी कभी पूछता है बड़ी परीक्षाओं में कि जेम्स प्रिंसिप ने कौन से अभिलेख को डिकोड किया था, तो वो आपका दिल्ली टोपरा था, यानी टोपरा मतलब क्या, हरियाणा वाला अभिलेख है। तो बहुत ध्यान से देखना भैया, ठीक है, अगर बड़ी परीक्षा दे रहे हो तो इनके नाम भी याद होनी चाहिए कि जेम्स प्रिंसिप ने कौन से दिल्ली टोपरा अभिलेख को भैया पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और कब पढ़ा था, तो याद रखना, सन याद रखना 1837 में, ठीक है, 1837 में आपकी जो परीक्षा है, चाहे पैट हुई चाहे कोई और हुई, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट है। वो आपसे पूछता है कि जो अशोक के अभिलेख है उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर को गाइस यहीं तक रखते हैं, इसके अगले जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं अगले वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।